नमस्कार दोस्तों, मैं जय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लर्निंग विद जय पर, जहां आपको मिलती है किसी टॉपिक पे कंप्लीट नॉलेज। दोस्तों, हम पर्यावरण में परितंत्र को डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने परितंत्र को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं परितंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, परितंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक परितंत्र, मतलब जो प्रकृति द्वारा दी गई परितंत्र है। जो प्रकृति ने परितंत्र दिया है वो प्राकृतिक परितंत्र। और दूसरा होता है मानव निर्मित परितंत्र, यानी मनुष्य जो परितंत्र बनाता है वो परितंत्र। अब प्राकृतिक परितंत्र भी दोस्तों दो तरीके के होते हैं। सौर किरण पे आश्रित, ठीक है। अब ये सौर किरण पे आश्रित क्या होता है? तो ऐसे परितंत्र जो पूर्ण रूप से सौर विकिरण पे निर्भर होता है। और दूसरा होता है वैकल्पिक ऊर्जा वाले परितंत्र। अब दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सौर विकिरण तो हर एक परितंत्र के लिए आवश्यक है। उसके बिना तो परितंत्र सर्वाइव ही नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन वैकल्पिक ऊर्जा वाले परितंत्रों में सौर विकिरण तो आवश्यक होगा ही, इसके साथ ही साथ क्या होगा, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर भी निर्भरता होगी, ठीक है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का मतलब एग्जाम्पल देखिए, जैसे हवा है, ज्वार भाटा है, वर्षा है, ये क्या है? वैकल्पिक स्रोत हैं। पवन चक्की चलती है ना हवा से, वो क्या है? हवा एक वैकल्पिक स्रोत है, ठीक है। चलिए अब इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। प्राकृतिक परितंत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, दो तरीके के होते हैं, सौर किरण पे आश्रित और वैकल्पिक ऊर्जा वाले परितंत्र। अब सौर किरण पे आश्रित किस तरह के परितंत्र होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं उसको। जैसे समुद्र, नदियाँ, झीलें, मरुस्थल, घास के मैदान, ये क्या है? सौर किरण पे आश्रित परितंत्र हैं। प्राकृतिक हैं लेकिन सौर किरण पे आश्रित परितंत्र हैं। अब देखते हैं वैकल्पिक ऊर्जा वाले परितंत्र को, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मूंगा चट्टान। मूंगा चट्टान क्या है दोस्तों? मूंगा एक तरीके का जीव होता है दोस्तों, ठीक है, जो छिछले समुद्र में पाया जाता है। और ये हमेशा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन्हीं के बीच में कहीं पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये जो जीव है इसी बीच में पाया जाता है दोस्तों। जब ये जीव जो है आपस में नज़दीक आते हैं तो एक दूसरे से जुड़कर दोस्तों धीरे धीरे ये एक चट्टान बन जाते हैं। ये एक चट्टान नुमा आकृति का निर्माण करते हैं और उसमें दोस्तों छोटे छोटे जीव जो हैं समुद्र, छोटी छोटी जीव, छोटी छोटी मछलियाँ, ये उसमें रहते हैं, इनके रंध्रों में। इससे इन्हें क्या फ़ायदा होता है? इससे इन जीवों को फ़ायदा होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में मछली है ना, इनकी कंदराओं में। इससे क्या होता है कि जो बड़ी मछलियाँ हैं या बड़े शिकारी जो जीव हैं वो इन छोटे रंध्रों में घुस नहीं पाते हैं, ठीक है। जब छोटे रंध्रों में घुस नहीं पाते हैं तो यहाँ पे ये छोटे छोटे जीव जो हैं, छोटी मछलियाँ सुरक्षित रहती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा होता है दोस्तों ज्वारनदमुख। अब ज्वारनदमुख क्या होता है दोस्तों? जब समुद्र में नदी मिलती है ना दोस्तों, तो क्या होता है, अक्सर अलग अलग धाराओं में बट जाती है। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो अलग धाराओं में नहीं बटती हैं बल्कि सीधे जाके समुद्र में गिर जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो एक कीप नुमा आकृति का निर्माण करती हैं। जैसे आप पिक्चर को देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए, ये नदी है, ये यहाँ पे आ रही है और ये जो है आपका समुद्र है, ठीक है। सीधे आकर जब मिलेगी समुद्र में तो कीप नुमा आकृति हो गई ना, एक कीप नुमा ये आकृति बनाती है समुद्र में मिलने से पहले, ठीक है। और ये जो एरिया होता है ना, ये वाला जो एरिया है, इसी को बोलते हैं ज्वारनद मुख।
ठीक है। इसको ज्वारनद मुख क्यों बोलते हैं दोस्तों? ज्वार भाटा जब आता है ना, क्या होता है इसको समझिएगा डिटेल में। नदी जब अपने साथ चलती है तो बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ बहा कर ले आती है। रेत होता है उसमें, उसमें कचरे होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अपने साथ बहा कर ले आती है, ठीक है। और क्या होता है जब यहाँ पे ले आती है, यहाँ पे, ठीक है, जब ऐसे लेके आती है, ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा जब आता है तो इन कचरों को अपने साथ वापस लेके समुद्र में चला जाता है, ठीक है, अपने साथ वापस लेके समुद्र में चला जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे वो कचरे जमा नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों कुछ जीव ऐसे पाए जाते हैं जो ना ही समुद्र में मिलते हैं ना ही नदियों में मिलते हैं, वो सिर्फ इसी क्षेत्र में मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए ज्वारनद मुख को एक परितंत्र का नाम दिया गया है, ठीक है। वो एक अलग परितंत्र है, समुद्र का परितंत्र नहीं है, नदी का परितंत्र नहीं है। ज्वारनद मुख एक अलग ही परितंत्र है। वहाँ पे जो जीव पाए जाते हैं सिर्फ वहीं पे रहते हैं। तीसरा है दोस्तों वर्षावन। वर्षावन का मतलब वो वन जो वर्षा के कारण है। तो वर्षा भी एक वैकल्पिक ऊर्जा हुई ना। वर्षा अगर नहीं होगा तो उन वनों की उत्पत्ति ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मानव निर्मित परितंत्र को, ठीक है। तो ये भी दो तरीके के होते हैं दोस्तों। पहला होता है दोस्तों सौर किरण पे आश्रित, और दूसरा होता है जीवाश्म ईंधन पे आश्रित परितंत्र। अब दोस्तों ये सौर किरण पे आश्रित परितंत्र, इसको दो भागों में हम देख सकते हैं। एक हो गया बाग बगीचा, ठीक है। जो बाग बगीचा हम लगाते हैं उसमें भी तो जीवधारी रहते हैं, छोटे छोटे जीव रहते हैं ना उसमें, वो भी एक तरीके का परितंत्र है, लेकिन वो मनुष्यों ने बनाया है। दूसरे तरीके का हो गया खेत, ठीक है। खेत हो गया, जो फसलें बोई जाती हैं उसमें भी बहुत सारे जीवधारी रहते हैं ना, छोटे छोटे जीव। उसके अलावा कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उन फसलों को खा के जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या हुआ, वो खेत एक परितंत्र हो गया। लेकिन वो खेत बनाया किसने है? मनुष्यों ने। तो वो हो गया मानव निर्मित परितंत्र। लेकिन वो क्या है? सौर किरण पे आश्रित है। सूरज की रोशनी नहीं होगी तो ना ही बाग बगीचा बनेगा ना ही खेत बनेगा। वैसे सूरज की रोशनी हर एक चीज़ के लिए आवश्यक है, लेकिन ये जो परितंत्र हैं ये सूरज की रोशनी के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब दूसरा देखिए जीवाश्म ईंधन पर आधारित परितंत्र। इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या? शहरी परितंत्र, और दूसरा क्या होगा? ग्रामीण परितंत्र। अब इन दोनों परितंत्र को देखिए दोस्तों, शहरीकरण हो रहा है। जीवाश्म ईंधन का मतलब पेट्रोलियम। बिना पेट्रोल के शहर बसना पॉसिबल है क्या दोस्तों? गाड़ियाँ चलेंगी नहीं तो हम इधर से उधर जा पाएंगे नहीं, तेज़ी से मूव कर नहीं पाएंगे, तेज़ी से नहीं कर पाएंगे ना। डीजल नहीं होगा तो शहर बस पाएंगे क्या? सड़कें बन पाएंगी? नहीं बन पाएंगी ना। गाड़ियाँ चल पाएंगी? नहीं चल पाएंगी ना। जनरेटर चलेगा नहीं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। वैसे ही ग्रामीण परितंत्र भी है दोस्तों। वहाँ पे भी तो पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होती है, वहाँ भी होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं पारिस्थितिकी की शाखाएं, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों पारिस्थितिकी की शाखाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला केवल पारिस्थितिकी या स्वयं पारिस्थितिकी, और दूसरा हो जाएगा समुदाय पारिस्थितिकी। अब केवल पारिस्थितिकी क्या है? एक विशेष प्रजाति का अध्ययन इसमें हम करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा केवल पारिस्थितिकी का मतलब इस पारिस्थितिकी में हम एक विशेष प्रजाति का अध्ययन करते हैं। जैसे गाय का अध्ययन किया जाए तो गाय में किसी एक तरीके की गाय,
किसी एक तरीके की गाय का अध्ययन करेंगे। जैसे साहिवाल गाय हो गई। भैंसों का अध्ययन करें तो उसमें एक तरीके की भैंस का अध्ययन, जैसे मुर्रा भैंस का अध्ययन कर रहे हैं। वैसे ही कुत्ते का अध्ययन करें तो कुत्ते में जर्मन शेफर्ड का हम अध्ययन करें। ठीक है, तो ये कहलाएगा केवल पारिस्थितिकी या स्वयं पारिस्थितिकी, जिसमें एक ही प्रजाति का अध्ययन करते हैं। और दूसरा है दोस्तों समुदाय पारिस्थितिकी। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, समूह के रूप में विभिन्न प्रजातियों या प्रजाति का अध्ययन करते हैं। जैसे एक से अधिक जाति या उनकी कई प्रजातियों का अध्ययन। अब जैसे हम गायों का अध्ययन करें तो उसमें हर तरीके की गाय का अध्ययन करें। देसी गाय, जर्सी गाय और जितने तरीके की गायें आती हैं। ठीक है, वैसे ही कुत्ते का अध्ययन करें तो पूरे के पूरे कुत्तों का अध्ययन करें। ठीक है, उसमें लैब्राडोर भी होगा, जर्मन शेफर्ड भी होगा, देसी कुत्ते होते हैं वो भी होगा, हर तरीके के कुत्ते का अध्ययन करें। ठीक है, मतलब इसमें समुदाय के रूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब शुरू होता है दोस्तों यहाँ से हमारा क्वेश्चन सेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। देखिए दिया हुआ है, कौन एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? ए है रेगिस्तान, बी है वन, सी है एक्वेरियम और डी है समुद्र। तो एक्वेरियम दोस्तों प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तालाब, खेत, झील, वन। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, खेत ऐसा है जो मनुष्य ही सिर्फ बनाता है। ठीक है, प्रकृति नहीं बनाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा क्या? खेत। अगर यहाँ पे खेत ऑप्शन ना देकर कोई प्राकृतिक चीज़ यहाँ पे दी गई होती तब हम ऑप्शन ए लगाते, तालाब। क्यों? क्योंकि कुछ तालाब ऐसे हैं जो मनुष्य बनाता है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जो है गांव में तालाब खुदवाती है। ठीक है, मछली पालन लोग करते हैं वहाँ पे। तो क्या है? कृत्रिम परितंत्र। तीसरा प्रश्न देखिए, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स, इपीफाइट्स। क्या आंसर है दोस्तों? तो आंसर सी सही है दोस्तों, जीरोफाइट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन ए है सी पार्क ने, बी ऑप्शन है ग्रीनेल्स ने, सी ऑप्शन है डार्विन ने और डी ऑप्शन है ईपी ओडम ने। तो दोस्तों बी ऑप्शन सही है, ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। यहाँ निकी का मतलब दोस्तों निकेत से है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? ए ऑप्शन है वनोन्मूलन, मतलब वनों को काटना या जलाना। बी ऑप्शन है संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। सी ऑप्शन है कीटनाशी का प्रयोग और डी ऑप्शन है जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। तो ऑप्शन दोस्तों इसका बी सही होगा, संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, सामाजिक वानिकी है क्या है दोस्तों? निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों को एक साथ उगाना, सहकारी समितियों द्वारा वन का प्रबंधन। सी ऑप्शन है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर एक ही प्रकार के पौधे उगाना। डी ऑप्शन देखिए, सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। ठीक है,
7वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए शिमला, बी कोलकाता, सी लखनऊ, डी बेंगलुरु। ऑप्शन सी सही है दोस्तों, लखनऊ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है भोपाल, सी है देहरादून और डी है लखनऊ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देहरादून में दोस्तों भारत का वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, 9वां प्रश्न, वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, बी है कैरोटिनॉइड, सी है फाइकोसाइनिन और डी है फ्लास्टिड। तो सी दोस्तों सही ऑप्शन है, फाइकोसाइनिन। 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, करनाल, बेंगलुरु। तो दोस्तों बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।